ये शो है क्योंकि एक खास कॉर्पोरेट से, एक मैनेजमेंट से बात करने का, और आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट खास सेक्टर से है और वो ऑटो पैक से ही है, लेकिन ये है VECV के मैनेजमेंट है, यानी ये एक जॉइंट वेंचर है एक्चुअली आयशर मोटर्स का और वोल्वो के बीच। इसके बारे में पहले थोड़ी सी आपको और डिटेल्स दे देते हैं, क्योंकि VECV करती क्या है। VECV वोल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर है। VECV मल्टी ब्रांड, मल्टी डिवीजन कंपनी है। इसमें आप आयशर मोटर्स के ट्रक हों, बसेस हों, वोल्वो बसेस हों, वोल्वो ट्रक की डिस्ट्रीब्यूटर है। और साथ ही क्योंकि इस जॉइंट वेंचर का लगभग 9 यूनिट्स हैं इंडिया में और अच्छी खासी डीलरशिप आउटलेट्स भी हैं। अब न्यूज़ ट्रिगर क्या रहा? न्यूज़ ट्रिगर ये रहा कि दिसंबर में जो VECV के फिगर्स थे उनमें अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला, जिसके चलते हमें लगा कि हम बात करें MD एंड CEO से। VE कमर्शियल व्हीकल्स के MD और CEO मिस्टर विनोद अग्रवाल हमारे साथ हैं। आइए उनसे एक बार बात करके समझते हैं कि क्या बड़े प्रिवेलिंग ट्रेंड्स देखें, क्योंकि आप मंथ ऑन मंथ जो सेल्स डेटा देख रहे हैं दिसंबर का, वो बेहद स्ट्रॉन्ग आया। रिप्लेसमेंट मार्केट में बड़ी वजह है, वहाँ उसके चलते आप ट्रेंड्स देख रहे हैं कि यहाँ मजबूती है, या फिर RDE नॉर्म्स आने वाले हैं, क्या वो एक बड़ा रीजन है? तो चलिए एक एक करके सारे सवाल मिस्टर अग्रवाल से लेते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि मार्च 2022 के बाद हमने देखा कि आपकी जो सेल्स फिगर्स हैं वो लगभग 7,000 का मार्क क्रॉस करी हैं। प्रॉबेबली बड़ा रीजन ये है क्योंकि लास्ट मंथ में एक बड़ी सेल्स फिगर्स हमने देखी इस सेगमेंट से। क्या ये प्री बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि एक RDE करके नॉर्म आने वाला है फाइनेंशियल ईयर से, और क्या ये प्री बाइंग उस नॉर्म के चलते देखने को मिल रही है, क्योंकि ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 से? प्री बाइंग अभी तो नहीं हो रही है। प्री बाइंग होगी Q4 में, इस क्वार्टर में होगी। परंतु ये जो अभी डिमांड है ये इसलिए आ रही है कि एक तो हमारी जो पुरानी रिप्लेसमेंट्स जो नहीं हुई थी, 2 साल जब कोविड के चल रहे थे तो उस पीरियड में रिप्लेसमेंट्स नहीं हुए, तो अभी पेंट अप रिप्लेसमेंट डिमांड जो है वो वापस आ रही है। एक तो उसके कारण से है, और दूसरा जो है जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं, उसके कारण से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छा डिमांड है। कोल माइनिंग में अच्छा डिमांड है, तो उस कोल माइनिंग जब अच्छी होती है तो कोल ट्रांसपोर्टेशन के कारण से अच्छा डिमांड है। उसके अलावा ई-कॉमर्स सेक्टर में अच्छा डिमांड है, और GDP ग्रोथ हमारा जैसे 7% एक्सपेक्टेड है, तो GDP जब ग्रो होती है तो ट्रक्स की डिमांड बढ़ती है, तो उसके कारण से डिमांड है। तो फंडामेंटली एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण डिमांड है, और दूसरा जो है रिप्लेसमेंट्स जो नहीं हुए थे वो रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं। और अभी Q4 में इन सब के अलावा प्री बाइंग के कारण भी होगा, जो RDE के नए नॉर्म्स आ रहे हैं उसके कारण से थोड़ी सी कॉस्ट जो बढ़ेगी, उसके कारण से थोड़ा सा प्री बाइंग होगा। ठीक है, सो ये तो आप प्री बाइंग RDE नॉर्म्स तो नहीं, बल्कि रीजन है रिप्लेसमेंट मार्केट भी। मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि हमने देखा पूरा एक कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में पीक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। FY19 के तो ये 10 लाख यूनिट के पार थी ये फिगर्स। गोइंग अहेड अगर इन्हीं रिकॉर्ड नंबर्स को ध्यान रखा जाए तो जाहिर तौर पर रिप्लेसमेंट डिमांड का भी एक बड़ा रोल होगा। इससे आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? लेट्स अज्यूम कि एक 15 साल की एक साइकिल है। 15 साल में नहीं, रिप्लेसमेंट जैसे ट्रक्स 15 साल तक चल सकते हैं, परंतु रिप्लेसमेंट जो होता है वो 5-6 साल में होता है। जो सबसे पहले ट्रक खरीदता है वो 5-6 साल में, क्योंकि वो सब जो सर्विस करता है बड़े बड़े कस्टमर्स को सर्विस करता है, तो बड़े बड़े कस्टमर्स का भी ये रिक्वायरमेंट होता है कि उनका जैसे रिक्वायरमेंट है कि कितने पीरियड में हमारा माल डिलीवर होगा, या उनका प्रोडक्टिविटी के ऊपर उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके कारण से आपको नए ट्रक चाहिए होते हैं। जैसे अगर हर साल अगर एक ट्रक सपोज 1.5 लाख किलोमीटर चलता है, और अगर 5 साल कोई ट्रक चला रही है तो इसका मतलब 7.5 लाख किलोमीटर चल जाता है 5 साल। तो 5 साल के बाद 7.5 लाख किलोमीटर के बाद बेटर होता है कि रिप्लेस कर लो, क्योंकि इतना चलने के बाद उसका मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है, और उसका प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। और दूसरा, जो नए ट्रक्स हैं जैसे BS6 के जो ट्रक्स बने हैं, इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बेटर है, फ्यूल एफिशिएंसी पुराने ट्रकों से बेटर है, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी जैसे मालूम है आपको
कि 50% जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो फ्यूल एफिशिएंसी के फ्यूल के ऊपर डिपेंड होती है। तो अगर फ्यूल एफिशिएंसी नए ट्रकों की बेटर है तो इसका मतलब प्रोडक्टिविटी बेटर है, तो उसके कारण से भी रिप्लेसमेंट होती है। अ, तो 15 साल नहीं होता है रिप्लेसमेंट साइकिल, 5 साल के करीब होता है। तो चेंज इट गोज टू द नेक्स्ट पर्सन, मतलब ट्रक स्क्रैप नहीं होता 5 साल के बाद, वो रिप्लेसमेंट होके दूसरे किसी दूसरे सेगमेंट में चला जाता है जहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है एफिशिएंसी की, या डिस्टेंसेस कम होते हैं इसमें। ऑल राइट, ठीक है मिस्टर अग्रवाल, हम मान कि रिप्लेसमेंट साइकिल आप कह रहे हैं कि 15 साल नहीं, इनफैक्ट 5 साल ही होती है। लेकिन क्योंकि जो न्यू इमिशन के नॉर्म्स आने हैं अप्रैल 1 से, अगर उसको ध्यान में रख के यहाँ पर एक व्यू आपसे समझना चाहें हम, इससे आप किस तरह का इम्पैक्ट कॉस्ट पर पड़ता है? क्या व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे और कितना परसेंटेज पॉइंट, मतलब कितना इंक्रीज हो सकता है? देखिए, वो ऐसे एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर मॉडल में अलग अलग, हर इंजन में अलग अलग तरह का होगा, बट वो ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो कॉस्ट इंक्रीज होगा, ये लास्ट टाइम जैसे BS4 से BS6 जब हुआ था तो काफी कॉस्ट इंक्रीज हुआ था, उतना नहीं होगा, उससे कम होगा, और 5% से कम होना चाहिए। इट विल डिपेंड ऑन पर्टिकुलर मॉडल टू मॉडल। ओके, ऑलराइट। अगर थोड़ा सा मिस्टर अग्रवाल आपसे सेगमेंट वाइज भी डिटेल्स अगर चाहिए हो कि MHCVs जो हैं उनकी तो अच्छी ग्रोथ दिख रही है क्योंकि लो बेस था और मेजरली ये बस का सेगमेंट होता है, लेकिन अगर आप ILCV सेगमेंट की बात करें, LCV सेगमेंट की बात करें, इन सेगमेंट्स की बात करें, तो इनमें अभी भी एक लैग दिख रहा है। इस पर आपका क्या व्यू रहेगा? वो देखिए, लैग नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हाई चले गए हैं। जैसे आप ICV सेगमेंट है, वो ऑलरेडी, आई थिंक इट इज ऑल टाइम हाई, क्योंकि वो ऑलरेडी पीक को क्रॉस कर चुके हैं, जहाँ इस साल वो पीक को क्रॉस कर लेंगे। जैसे आपके 5 टन ट्रक्स हैं, जहाँ 5 से 15 टन के ट्रक है, वो ऑलरेडी इस साल नया पीक टच कर लेंगे, 18-19 से उसको क्रॉस कर लेंगे। और जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं या बसेज हैं, वो अभी भी पीक से दूर हैं। तो इसलिए आपको हैवी ड्यूटी ट्रक्स में और बसेज में ग्रोथ काफी नजर आती है, बिकॉज उनके पिछले साल भी काफी कम वॉल्यूम था। जबकि आपको LCV में या ICV में आपको ग्रोथ कम नजर आती है, बिकॉज ऑलरेडी उनका बेस हाई हो चुका है, ऑलरेडी उनका वो अर्लियर पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो फंडामेंटली जब हैवी ड्यूटी और बसेज भी अर्लियर पीक के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो वहां पे भी आपको फिर नॉर्मल ग्रोथ नजर आएगी। ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज़ मिस्टर अग्रवाल, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, जो CNG सेल्स है वो किस तरह से शेप अप हो रही है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में इतनी कामयाब नहीं रही। अगर आप कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे बात करें, थोड़ा सा तो इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है, आउटलुक क्या है CNG सेल्स को लेकर FY24 पे? देखिए, जो CNG ट्रक्स की सेल है, वो ज्यादातर लाइट और मीडियम ड्यूटी ट्रक्स में ही है। तो अगर आप 1 साल पहले जाते हैं तो दिल्ली में CNG के प्राइस थे आई थिंक 50 रुपए थे पर केजी के, और अभी दिल्ली में प्राइस है 80 रुपए पर केजी। तो इसमें प्राइस में जो इतना बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण CNG फ्यूल जो है, उसका जो अट्रैक्टिवनेस था वो कम हो गया। क्योंकि पहले अगर CNG में लोगों को बहुत बचत हो रही थी ऑपरेटिंग कॉस्ट में, तो ये प्राइस बढ़ने के कारण वो बचत जो हो रही थी वो कम हो गई। तो उनका जो पैरिटी है डीजल के फ्यूल से, उसमें जो उनको बेनिफिट था वो कम हो गया, तो इसलिए वो वापस वो डीजल में चले गए। तो जो CNG ट्रक्स की डिमांड अगर ICV इंडस्ट्री या LCV इंडस्ट्री का अगर 35-40% हो गया था 1 साल पहले तक, वो वापस 10% पे आ गया। कि अगर पूरी इंडस्ट्री में अगर जो भी सेल है, पहले अगर 40% उसमें से CNG शेयर हो गया था, अभी वो वापस 10% पे आ गया है, क्योंकि जो फ्यूल का प्राइस जो है वो काफी बढ़ गया है 1 साल के अंदर। अब उसमें मेरा ख्याल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है कि इसको कैसे डिमांड को वापस लाया जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने एक किरीट पारेख कमेटी जो बनी थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है। तो अगर उसकी रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो कुछ प्राइसेस बेटर होने की उम्मीद है।
तो अगर प्राइसेस बेटर होते हैं तो सीएनजी की डिमांड थोड़ी सी करेक्ट होगी। ऑलराइट, सीएनजी के दाम तो बढ़े हैं जाहिर तौर पर, लेकिन अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि फेस्टिव पीरियड के समय तो कंपनियों ने अच्छे खासे डिस्काउंट्स दिए, ऑफर्स दिए ताकि मार्केट शेयर बढ़ पाए। अभी हम आप किस तरह से प्राइस रिटेंशन को कर रहे हैं? आप बड़े प्लेयर्स कैसे इस प्राइस रिटेंशन को प्ले करना चाह रहे हैं? जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग कि करंट डिस्काउंटिंग ट्रेंड चल रहा है। देखिए, डिस्काउंटिंग जो इस इंडस्ट्री में चल रही है काफी देर से चल रही है। अब वो डिस्काउंटिंग में रियलाइजेशन सबको है कि अभी ये डिस्काउंट्स जो है अच्छे नहीं है, बिकॉज इसके कारण से कंपनीज की सस्टेनेबिलिटी या उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको काफी हिट हुआ है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप सीवी इंडस्ट्री की देखें वो बहुत कम है। तो अब वो सबको रियलाइजेशन तो है कि डिस्काउंट्स जो है इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं है, तो सब लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि डिस्काउंट्स को कम किया जाए। तो लेट्स होप better sense will prevail with all the companies. ठीक है, ऑल राइट। वन लास्ट क्वेश्चन मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि मेटल के प्राइसेस, स्पेसिफिकली स्टील के प्राइसेस चाइना के रीओपनिंग से बहुत हद तक इम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही डायनामिक रहेंगे फॉर श्योर, हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आप कमोडिटी प्राइसेस पर क्या व्यू बना रहे हैं नियर टर्म फ्यूचर में कि कैसे शेप अप हो सकता है? क्योंकि आपके लिए मार्जिन पर इम्पैक्ट तो कमोडिटी के हाई प्राइसेस का पड़ेगा। कमोडिटी प्राइसेस अभी तो सॉफ्टन हो गए हैं, तो अभी इन्फ्लेशन जो है इस साल फर्स्ट हाफ में कमोडिटी प्राइसेस जो ऊपर जा रहे थे वो सेकंड हाफ में वो ठीक हो गए, तो उसके कारण से वो न्यूट्रलाइज हो गए। जितना इंक्रीज हुआ तो उतना ही वापस नीचे आ गए। पर इन्फ्लेशन जो पिछले 2 सालों में हुई थी वो काफी ज्यादा हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट तो चल ही रहा है। इस साल इन्फ्लेशन जो है कम हुई है, इस साल न्यूट्रलाइज हो गई, जो पहले बढ़े थे वो कम हो गए। तो अब प्राइसेस जो बढ़ेंगे रेगुलेटरी के कारण से बढ़ेंगे, जैसे अभी नए एमिशन नॉर्म आएंगे, उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ी है उसके कारण से प्राइसेस बढ़ेंगे अभी। और राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप मिस्टर अग्रवाल समय देने के लिए, अपना ये एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते थे हमारे व्यूअर्स को ये साइड ऑफ द ऑटो पैक भी पता चले कि किस तरह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, VECV सेगमेंट में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। दिसंबर में सेल्स फिगर्स अच्छे आए हैं, मेजरली ट्रक्स और बसेस का ये डेटा पॉइंट है जिसके बेसिस पर हम बात कर रहे थे आज VECV लिमिटेड के मैनेजमेंट से भी। अब एक बार एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त सनी अग्रवाल हैं, हमें इसी सेगमेंट पर बात करने के लिए। सनी, क्योंकि हमने देखा कि आप ये तो खैर एक जेवी आइशर मोटर्स और वोल्वो के बीच है, पर ओवरऑल जो डेटा कंजम्पशन पैटर्न्स देखने, जो सेल्स पैटर्न देखने को मिला है दिसंबर मंथ में, और स्पेशली इस ट्रिगर के साथ आप आइशर मोटर्स को कितना बेनिफिट देखते हैं? अच्छी खासी जंप हुई है इनकी फिगर्स दिसंबर मंथ में, और RDE नॉर्म्स का रीज़न है, रिप्लेसमेंट मार्केट बढ़ी है और प्री बाइंग देखने को मिल रही है। कैसे अप्रोच करना चाहिए व्यूअर्स को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इस न्यूज़ पर? तो बेसिकली आइशर मोटर में बेसिकली 2 सेगमेंट है, एक है 2 व्हीलर सेगमेंट और एक है कमर्शियल व्हीकल का पोर्टफोलियो। तो हमने हालांकि देखा कि जो दिसंबर के नंबर है उसमें कहीं ना कहीं जो कमर्शियल व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है वो काफी बेहतर कर रहा है फॉर अ कंपनी, और यही सेम पैटर्न हमने अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स में भी देखा। और रही 2 व्हीलर की बात, तो 2 व्हीलर में कहीं ना कहीं नंबर सबड्यूड है। अगर मैं मंथ ऑन मंथ की भी बात करूं या पूरे 9 मंथ आई मीन अप्रैल टू दिसंबर की बात करूं, तो कहीं ना कहीं 2 व्हीलर के नंबर सबड्यूड है, लेड बाय द एक्सपोर्ट। कहीं एक्सपोर्ट में प्रेशर है। आप एक्सपोर्ट में अगर बजाज ऑटो देखे, TVS मोटर देखे, तो सभी में एक्सपोर्ट नंबर में कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है। तो हमें लगता है कि आइशर मोटर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 2 व्हीलर भी प्ले करने मिलता है और कमर्शियल व्हीकल भी प्ले करने मिलता है। और कहीं ना कहीं जो निगेटिविटी है ऑफ अ फ्लैटिश नंबर, वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर्ड इन है 3200 के रेट पे। डेफिनेटली अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन्हें डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए आइशर मोटर। और इसका प्राइस टारगेट तकरीबन 3800 से 4000 रुपीज का प्राइस टारगेट हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में आ जाएगा। एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं ऑटो में जो स्लो डाउन, आई मीन ऑटो स्टॉक में जो अंडर परफॉर्मेंस है, ये एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा मौका है। ऑल राइट, ऑटो पैक में ही आप एक्यूमुलेशन के यहाँ से
मौके ढूंढेंगे। ठीक है, शुक्रिया सनी आज ये व्यू देने के लिए। तो आयशर मोटर्स के इस पार्ट ऑफ द बिजनेस पर हम एक व्यू ले रहे थे और उन्हें ये स्पेस और ये स्टॉक पर्टिकुलरली पसंद आता है और वो इसे रेकमेंड करने की सलाह भी दे रहे हैं। आयशर मोटर्स आप देखेंगे पिछले हफ्ते से ही चलना शुरू भी हो गया था और अच्छे खासे रिटर्न इसने लास्ट ईयर 2022 में